हेलो दोस्तों आज हम बहुत ही दमदार वीडियो बनाने जा रहे हैं और टॉपिक है एपीएम, एएफएम, पीएम या एफएम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली और भी नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज हमारे साथ में पुनीत शर्मा जी हैं और पुनीत शर्मा जी के द्वारा हम जो भी हमारे टेक्निकल के साथी पद प्रमोशन की तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही दमदार वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि पुनीत शर्मा जी काफी लंबे समय से टेक्निकल में एक अच्छे लेवल पर वर्क कर रहे हैं और हर एक छोटे से छोटा क्वेश्चन हम प्रॉपर क्लियर करेंगे। भाई आप जब जॉब करोगे तो जॉब के दौरान आपकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। जी शर्मा जी, रिज्यूम है? हाँ जी। देना। तो ये पुनीत शर्मा जी का रिज्यूम है और रिज्यूम में जैसे इन्होंने अपनी जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें लिखी हुई है उन्हीं पे बात करेंगे। तो शर्मा जी प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। तो शर्मा जी टेल मी अबाउट योर सेल्फ। Actually, my name is Puneet Sharma. I am from Delhi. Okay. And I am currently working in Golden Rolls Private Limited as a senior technical executive. Okay. Which facility management company? Golden Rolls Private Limited. Okay. तो शर्मा जी आपने इसमें रिज्यूम में कुछ अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, तो हम अपने साथियों के लिए सभी उन टॉपिकों पे बात करेंगे। हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन ऑपरेशन एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो अपने साथियों को शर्मा जी बताएं कि भाई पीपीएम क्या होता है? Full form of PPM is Plant Preventive Maintenance. In this, we are taking care of all equipments related to electrical, mechanical, plumbing, carpentry related issues, and also we are taking care of vendor work. वेरी गुड। दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चलता है हमारे जो भी साथी होते हैं, चाहे वो टेक्नीशियन साथी हो या जो भी साथी होते हैं, पीपीएम भाई नाम से ही पता चल गया, प्लानिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। भाई हम इस तरह से जो भी हमारी कंपनी में इक्विपमेंट होते हैं, जैसे शर्मा जी ने इंग्लिश में बताया, बहुत ही अच्छा बताया, जो भी कंपनी में इक्विपमेंट होते हैं उन सब की एक असिस्ट लिस्ट बना के रखते हैं और उसमें चाहे हमारे WTP हो, चाहे STP हो, चाहे फायर पंप रूम हो, चाहे LT, HT, ट्रांसफार्मर, DG, जो भी इक्विपमेंट होते हैं उन सभी की हम असिस्ट लिस्ट बनाते हैं। भाई सीरियल नंबर, इक्विपमेंट नेम, इक्विपमेंट मेक, मॉडल और ये सब चीजें, और फिर इक्विपमेंट की फ्रीक्वेंसी, उस हिसाब से हम उनका पीपीएम करते हैं। पीपीएम है क्या भाई? प्लानिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हमने इस तरह से प्लानिंग कर रखी है, जो भी हमारे इक्विपमेंट है समय समय पर उनकी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस करते हैं ताकि कोई बड़ा मेजर ब्रेकडाउन ना आए। तो शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया है। HVAC आपने लिखा HVAC, तो HVAC की फुल फॉर्म क्या होती है शर्मा जी? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। वेरी गुड। और एक वर्ड आपने लिखा फायर, तो फायर की फुल फॉर्म क्या होती है? फायर, F related to find, I related to inform, R related to rescue and E related to evacuate. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। दोस्तों
शर्मा जी का थोड़ा प्रोफेशनल तरीका, भाई जैसे अपने मैनेजर लेवल के हिसाब से बता रहे हैं, पर मैं अपने जो और टेक्निकल साथी हैं उनको थोड़ा सा उनके तरीके से बताना चाहूंगा। भाई जैसे शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया, एफ का जो हमारे 4 वर्ड है, FIRE, फायर, तो फायर की फुल फॉर्म, भाई एफ का मतलब फाइंड। हमारे किसी भी साथी ने पहले आपको पाया, भाई देखा, आई इन्फॉर्म, भाई जब हमारे साथी ने आपको पाया तो उनका फर्ज है कि यदि हमारे पास EHS टीम है, EHS यानी इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी टीम है, तो उनको सूचित करें, नहीं तो अपना जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सीनियर है उनको सूचना देना। आर रेस्क्यू, भाई आग तो लगी गई, फिर हमें बचाव भी तो देखना, भाई आग से कैसे बचा जाएगा। एवेक्यूट का मतलब हो गया, भाई यदि हमें आग लगी हुई है, बिल्डिंग को खाली कराना पड़े तो हम खाली कराएंगे ताकि जान माल की कोई हानि ना हो। और दोस्तों इस दौरान हम यदि ऐसा कोई केस होता है तो हमारी बिल्डिंग में एमसीपी लगी होती है। एमसीपी की फुल फॉर्म होती है मैनुअल कॉल फॉर्म। एमसीपी का गिलास ब्रोकन कर देंगे जिससे कि हमारी पूरी बिल्डिंग में अलार्म बज जाएगा और सभी लोगों को सूचना मिल जाएगी। सेकंड, यदि हमारी साइड पर जो भी लिफ्ट ऑपरेटर है उनका पहला फर्ज होगा, जैसे ही आपकी सूचना मिलेगी फायरमैन स्विच को डाउन कर देंगे ताकि आपके केस में कोई भी साथी हमारा लिफ्ट के अंदर ना फंसे। तो शर्मा जी ये बताएं, हम जो बिल्डिंग कोई एक टावर है, उस टावर में 2 जीना देते हैं, तो 2 जीना किस लिए देते हैं? इसमें मेनली हमारा रहता है, अगर जैसे कोई फायर से रिलेटेड इशू रहता है तो लिफ्ट सबसे पहले बंद की जाती है। उसके बाद एग्जिट रहता है कि मतलब साइड दोनों तरफ वहाँ पे बॉर्डर पैनल रहते हैं जहाँ पे एग्जिट का सिंबल होता है, तो हम स्टेयर केस यूज करके एग्जिट कर सकते हैं इजिली। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों जैसा शर्मा जी ने बताया, भाई 2 स्टेयर केज इसलिए होते हैं, एक तो होता है मेन स्टेयर केज, किसी कारणवश लिफ्ट में कोई इशू हो तो हमारे जो भी रेजिडेंट हो वो लिफ्ट स्टेयर केज से जा सके, और एक होता फायर स्टेयर केज। आपके केस में हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, स्टेयर केज का ही यूज करना। आपने शर्मा जी लिफ्ट के बारे में लिखा है, तो लिफ्ट के बारे में थोड़ा अपने साथियों को बताएंगे कि लिफ्ट में LOP और COP क्या होता है? लिफ्ट में सबसे पहले मैं बात करूंगा LOP की। LOP की फुल फॉर्म होती है लैंड ऑपरेटिंग पैनल। ये हमारे लिफ्ट के में जो आउटर एरिया में पैनल रहता है वहाँ पे प्लेस होता है। वहाँ पे हम ईच फ्लोर से बटन प्रेस करके जो भी हमें फ्लोर मेंशन करना है इजिली लिफ्ट इनपुट लेगी, फिर हम उसके अंदर जा सकते हैं। और COP होता है कंट्रोल ऑपरेटिंग पैनल, जो लिफ्ट के इनसाइड रहता है, इनसाइड पोर्शन में। वहाँ पे हम जो इंटरनल एरिया में जो पैसेंजर रहते हैं वो कमांड दे सकते हैं। उसमें अलग अलग बटन्स होते हैं, जैसे फैन से रिलेटेड इमरजेंसी पिकअप पॉइंट होता है और फ्लोर लेवल रहते हैं उसके अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। दोस्तों LOP यानी लिफ्ट ऑपरेटिंग पुश बटन, COP कार ऑपरेटिंग पुश बटन। भाई जो हमारे लिफ्ट में बाहर की तरफ जो फ्लोरों पे बटन लगे होते हैं उनको LOP कहते हैं, और जो अंदर उसके बटन होते हैं उनको COP कहते हैं। बहुत अच्छा शर्मा जी ने बताया। अच्छा शर्मा जी ये बताएं, लिफ्ट में ARD कहाँ यूज करते हैं और ARD की फुल फॉर्म क्या होती है? ARD की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस। वेरी गुड। जैसे मतलब कोई भी पावर फेलियर होता है तो जो पैसेंजर अंदर स्टक हो गया है, जो कार के अंदर है, लिफ्ट अपने जो नियर बाय फ्लोर रहता है वहाँ पे ऑटोमेटिक वे में अपने आप पहुँच जाती है और वहाँ पे जाके डोर ओपन हो जाता है, तो पैसेंजर इजीली बाहर निकल सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक सेफ्टी है। दोस्तों शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया। ARD
यानी ऑटो रेस्क्यू डिवाइस, और ये हमारी लिफ्ट मशीन रूम में लगी होती है। और एआरडी आप इस तरह से समझ लें, जैसे हम घर में इन्वर्टर लगाते हैं तो इन्वर्टर क्या है, बैटरी बैकअप है, तो ऐसे एआरडी में हम क्या लगाते हैं, बैटरी बैकअप लगाते हैं। जैसे हमारी लिफ्ट की सप्लाई जाएगी तो लिफ्ट रुकेगी, थोड़ा झटका देगी, और एआरडी प्रॉपर फंक्शनिंग है तो कुछ सेकंड बाद लिफ्ट हमारी ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जरूरी नहीं कि लिफ्ट हमारी ऊपर से नीचे आ रही तो नीचे ही जाएगी, भाई हो सकता जो भी नियरेस्ट फ्लोर होगा, जैसा शर्मा जी ने बताया, जो भी नियरेस्ट फ्लोर होगा उस पे जाके दरवाजा खोल देगी, हमारे जो भी व्यक्ति अंदर फंसे हुए थे वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये भाई ऐसा नहीं कि पूरा एआरडी लिफ्ट को चलाती रहती, ये तो वन टाइम काम करती है, उसके अलावा तो फिर हमारी सप्लाई से ही लिफ्ट चलती है। शर्मा जी, ओएसजी, लिफ्ट में ओएसजी क्या होता है, ओएसजी कहाँ लगा होता है? OSG की फुल फॉर्म होती है ओवर स्पीड गवर्नर, वेरी गुड। और ये हमारा टूल रूम में लगा रहता है, मशीन रूम में, सॉरी। वेरी गुड। तो ये जैसे मतलब लिफ्ट में अगर फॉर एग्जांपल हमारा ब्रेकिंग डिवाइस काम नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक शू ब्रेक्स होते हैं, वो लिफ्ट को मतलब रोक देते, सडनली फॉलन होने से रोक देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने साथियों की भाषा में समझा दूं, ओएसजी यानी कि ओवर स्पीड गवर्नर, और ये हमारे लिफ्ट मशीन रूम में लगा होता है। ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में बात करें। हमारी लिफ्ट की एक स्पीड होती है भाई, जैसे 1.5 मीटर पर सेकंड या 2 होगी, भाई बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से थोड़ा घना कम ज्यादा हो सकती है, और अलग अलग मेक की लिफ्टों के साथ अलग भी हो सकती है थोड़ा घना। मोस्टली 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर पर सेकंड होती है। तो जैसे ही हमारी लिफ्ट की स्पीड किसी भी रीजन से, चाहे लिफ्ट की स्पीड बढ़े या लिफ्ट हमारी फॉल डाउन हो, जो लिफ्ट होती है हमारी एक रोप के द्वारा चलती है, तो चाहे हमारी रोप टूट जाए, चाहे लिफ्ट की स्पीड बढ़ जाए किसी भी कारण से, तो ओएसजी हमारे लिफ्ट कार को ऊपर की ऊपर हैंग कर देंगे, फॉल डाउन होने से बचा देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी होती है। सिविल, प्लम्बिंग, फर्नीचर आइटम्स, बामन भी पीपीएम शेड्यूल। तो शर्मा जी आपने लिखा है बामन वीक पीपीएम शेड्यूल प्लान, तो इसमें जो पीपीएम के हम कैलेंडर बनाते हैं, यानी बामन वीक पूरे ईयर का, तो जो कैलेंडर बनाते हैं हम कैलेंडर में कोड देते हैं फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंटों की। तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? W का मतलब होता है वीकली। वेरी गुड। एम का मतलब? M मंथली। वेरी गुड। क्यू का मतलब? क्वार्टरली। वेरी गुड। एच का मतलब? हाफ ईयरली। वेरी गुड। और वाई का मतलब? ईयरली जो होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। दोस्तों जो हमारा पीएम प्लानर होता है, कैलेंडर होता है, उसमें हम शॉर्ट कोड देते हैं। तो शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे से उनका अपने साथियों के लिए एक अच्छा संकेत दिया है। मॉनिटरिंग एएमसी, तो सबसे पहले तो शर्मा जी अपने साथियों को बताएं, हमारे बहुत सारे साथी मैनेजर लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, कि एएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है? AMC रिलेटेड टू एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। वेरी गुड, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। भाई हमारा जो भी कोई इक्विपमेंट है, चाहे वो लिफ्ट है, चाहे जनरेटर है, चाहे ट्रांसफार्मर है, हम जो वेंडर को उनकी एएमसी देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। बहुत अच्छा बताया। रिपेयर मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर 1000 kVA। तो शर्मा जी ये बताएं, ऑपरेटिंग ठीक है,
मेंटेनेंस में ट्रांसफॉर्मर की कब कब मेंटेनेंस करते हैं? जैसे हमारे बहुत सारे साथियों को इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई ट्रांसफॉर्मर का भी पीपीएम होता है या होता है तो उसको कब करते हैं? ट्रांसफॉर्मर हाँ जी। ट्रांसफॉर्मर में जैसे कोई भी अगर फॉल्ट हमें दिखता है, ओके जैसे हमारी जो सेफ्टी होती है OTI WTI जी। और सर ये कोई नहीं, देखो हमारा काम ये है भाई अपने और साथियों को। बकोज रिले, हाँ तो उसमें जैसे सिलिका जेल होती है ब्रीदर के अंदर, उसका कलर ब्लू होता है, तो हम अगर वो पिंक कलर की हो जाती है तो उसे रिप्लेस करते हैं। वेरी गुड। और क्लीनिंग रहती है उसमें ट्रांसफॉर्मर की, जी और जो वाइंडिंग के चारों तरफ जो ऑयल रहता है नेप्टा मिनरल ऑयल, उसको चेंज करते हैं, उसका BDW टेस्ट करवाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों से ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, भाई ट्रांसफॉर्मर का पीपीएम कब होता है? तो जैसा शर्मा जी ने बताया भाई ट्रांसफॉर्मर हमारा एक मेजर इक्विपमेंट है, ऐसा नहीं कि हम उसका मंथली पीपीएम कर देंगे। हम क्या करते हैं, जब हमारे सीटी पीटी में कोई दिक्कत आ जाती है, भाई साइडों पे हमने देखा है, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताएंगे। एचटी मीटर की सीटी ब्लास्ट हो गई या पीटी ब्लास्ट हो गई, या एचटी में कोई फ्लैश आउट आ गया बक्सा भरने, उस दौरान क्या होता है, हमारा सिस्टम ब्रेक डाउन में चला जाता है। एनपीसीएल या यूपीपीसीएल की टीम काम करती है और हमें बाहरी वेंडर बुलाकर अपने सिस्टम का रिपोर्ट बनवानी होती है, जो सर्टिफाइड वेंडर से। तो उस दौरान हमें चांस मिलता है कि हम अपने ट्रांसफॉर्मर या जो भी हमारे एचटी ब्रेकर है, चाहे SF6 है, चाहे बीसीबी है, उनका पीपीएम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा शर्मा जी ये बताएं, ट्रांसफॉर्मर की डिहाइड्रेशन कब करते हैं, कितने समय में करते हैं? ये हमारे साथियों के लिए क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू का। हाँ, जैसे मतलब ट्रांसफॉर्मर में जैसे ईयरली जैसे मॉनसून सीजन है जी जी या मतलब रेनिंग हो रही है, तो उसकी वजह से हमारे जो मिनरल ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है उसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है, जी डिहाइड्रेशन, तो उसके लिए हम डिहाइड्रेशन टेस्ट करवाते हैं उसका। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों जैसा शर्मा जी ने बताया, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर साथियों के लिए दिया है। भाई या तो बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में हम ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन कराते हैं, और मोस्टली इंटरव्यूअर को आप ये भी कह सकते हैं सर 1 बरस में हम डिहाइड्रेशन कराते हैं। तो भाई अब की सर्दी में कराए, अगली सर्दी में करा देंगे, और हमें यदि कोई शक लगता है तो भाई बीच में भी कराना पड़ जाएगा। शर्मा जी हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यू में बीडीबी के बारे में पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मर में बीडीबी टेस्ट क्या होता है? BDV होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। वेरी गुड, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। दोस्तों ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट हमारे साथी सही से नहीं समझ पाए होंगे। जब हम ट्रांसफॉर्मर की डिहाइड्रेशन कराते हैं तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। डिहाइड्रेशन क्या है, एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर क्या है, हीटर लगे होते हैं, और भाई उसमें एक तरफ से हम क्या करते हैं, जो पाइप को ट्रांसफॉर्मर के बॉटम, जो टैंक होता है ऑयल का, उसके बॉटम में कनेक्ट कर देते हैं, तो उधर से ऑयल सक्शन करती है मशीन, और जो डिस्चार्ज करती है, डिस्चार्ज पाइप को हम ट्रांसफॉर्मर के कंजर्वेटर में डाल देते हैं। भाई जो नमी होगी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, बॉटम में, यानी नीचे से ऑयल सक करेगी मशीन और सीधा कंजर्वेटर जो सबसे ज्यादा हाइट पे होता है कंजर्वेटर में डालेगी। इस तरह से ये बहुत लंबा प्रोसेस है, करीब 7-8 घंटे ये प्रोसेस हमारा चलता है, और जब ये प्रोसेस वेंडर कंप्लीट कर देता है उसके बाद बीडीबी टेस्ट करता है, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। और ब्रेक डाउन वोल्टेज के दौरान दोस्तों देखना ये होता है कि भाई
ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। सेम बी जो हम बीजीबी टेस्ट करते हैं, हमारे पास एक बीकर होता है कांच का, उसके अंदर भी दो वाइंडिंग होती है और उसमें हम वोल्टेज दे के देखते हैं कि भाई वो कितने पर शॉर्टिंग होगा। ये ही बीजीबी टेस्ट कहलाता है। ठीक है। शर्मा जी ये बताएं, हमारे साथियों से इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि भाई ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों ली जाती है, एचपी में क्यों नहीं ली जाती, किलोवाट में क्यों नहीं ली जाती? इसमें जो हमारी जो रेटिंग रहती है वो एक अपरेंट पावर है, वो एक रियल पावर नहीं है। तो केवी एक अपरेंट पावर और केडब्ल्यूएच एक रियल पावर है। इस वेरी तो दोस्तों, शर्मा जी का कहने का मतलब ये है, साथियों को सही से मैं और बता दूं कि भाई सर्किट का पावर फैक्टर बदलने से लोड बदलता है, पावर फैक्टर चेंज होने से लोड चेंज होता है। मैं अपने साथियों के लिए ये भी एक वीडियो बना दूंगा कि भाई डिफरेंट पावर फैक्टर होने से डिफरेंट लोड होता है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ली जाती है, जैसा शर्मा जी ने बताया। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डीजी सेट। तो शर्मा जी थोड़ा बताएं, डीजी के कितने चेक्स होते हैं? डीजी में बेसिकली 4 चेक होते हैं। ए चेक होता है जो डेली बेसिस पे रहता है, बी चेक होता है वो 300 आवर्स में रहता है, और जो सी चेक होता है वो 1500 आवर्स में रहता है, और जो डी चेक होता है वो 6000 आवर्स में रहता है। वेरी गुड। अच्छा, डीजी के स्टॉक के बारे में हमारे साथियों से बहुत पूछा जाता है, तो डीजी के कितने स्ट्रोक होते हैं, थोड़ा साथियों को? डीजी में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। अच्छा, डीजी का आविष्कार कब और किसने किया? डीजी का इन्वेंशन सर रुडोल्फ डीजल ने किया था 1897 में। वेरी गुड। जर्मन इंजीनियर सर रुडोल्फ डीजल ने 1897 ईस्वी में किया था, और आज तक उसके नाम पर ही इसको डीजल इंजन कहते हैं। वेरी गुड। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ यूपीएस। तो शर्मा जी, हमारे जो साथी इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यूअर यूपीएस की फुल फॉर्म पूछता है, तो जो सही इंटरव्यूअर होता है वो हमारे साथी जो यूपीएस की फुल फॉर्म बताते हैं उसको बार बार इनकरेक्ट बताता है। तो थोड़ा अपने साथियों को बताएं, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। वेरी दोस्तों, आपने सही से पकड़ा नहीं होगा कि भाई हमारे साथी क्या गलती करते हैं और शर्मा जी ने क्या सही बताया। शर्मा जी ने जो बताया अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, हमें इस तरह से ही बोलना है, तभी इंटरव्यूअर सही बताएगा। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ चिलर प्लांट। तो शर्मा जी थोड़ा अपने साथियों को बताएं, चिलर प्लांट की रेटिंग किस में ली जाती है? चिलर प्लांट की रेटिंग टीआर में ली जाती है। टीआर की फुल फॉर्म होती है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। वेरी गुड। एक टीआर कितना होता है? एक टीआर इज इक्वल टू 400 सीएफएम। वेरी गुड, यानी कि 400 सीएफएम बराबर 1 टीआर। बहुत अच्छा बताया। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बीआरएफ। तो थोड़ा बताएं बीआरएफ की फुल फॉर्म? वेरिएबल रेफ्रिजरेंट। वीआरएफ? हाँ, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लूइड। वेरी गुड। डक्टेबल एसी, स्प्लिट एसी एंड यूनिट मेक ऑफ जर्नल ब्लू स्टार वोल्टास एचवीएसी एक्सेस कंट्रोल। सीसीटीवी। तो थोड़ा अपने साथियों को बताएं, सीसीटीवी की फुल फॉर्म? क्लोज सर्किट कैमरा टेलीविजन।
वेरी गुड। मेंटेनिंग ऑफ बिल्डिंग फैसिलिटी ऑपरेशन इन टेक्निकल सर्विस, मैनेजिंग द टारगेट टू मीट SLA एंड KPI विद क्लाइंट एज वेल वेंडर पार्टनर। तो शर्मा जी अपने साथियों को बताएं, जो यहाँ आपने एक वर्ड यूज किया रिज्यूम में SLA, तो ये SLA की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्या है? SLA is related to service liability agreement. In this contract, we share a contract with our client to resolve our issue within a limited time. वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों समझे आप लोग, अभी हमारे फैसिलिटी मैनेजमेंट में आप किसी भी प्रॉपर्टी में देखेंगे माई गेट ऐप, नो ब्रोकरहुड, जो ऐप चलते हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं भाई, हमारे जितने भी क्लाइंट हैं वो उस पर रेंट पेमेंट कर सकते हैं, बिजली का बिल पे कर सकते हैं, या कोई भी उनका जो इशू है उसको कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, चाहे प्लम्बिंग की हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की हो, मेसन की हो, डिफरेंट टाइप की कोई भी कंप्लेंट हो तो उसको उस पर रेज कर सकते हैं। और उसमें पूरा रिकॉर्ड रहेगा बाकायदा, भाई कब हमारे कस्टमर ने कंप्लेंट रेज की, हमने कब बंदा असाइन किया और वो क्लोज हुई या ना हुई, यानी पूरा रिकॉर्ड उसमें मिल जाता है कि भाई ओपन कंप्लेंट कितनी है, रिजॉल्व कंप्लेंट कितनी है, और हम उस पर अपने सिस्टम में फिल्टर लगा के पूरा चेक कर लेते भाई आज की डेट में कितनी कंप्लेंट आई, इलेक्ट्रिकल की कितनी आई, प्लम्बिंग की कितनी आई, मेसन की कितनी आई, या अदर कंप्लेंट कितनी आई। और फिर इस तरह से हमारा प्लान होता भाई एक स्टैंडर्ड टाइम में हम क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए कंप्लेंट क्लोज करें। तो SLA का भी मतलब ये SLA भी एक ऐप है। FM डैशबोर्ड एक्चुअल प्रोविजन एंड MMR। तो शर्मा जी अपने साथियों को बताएं, हमारे साथियों के अंदर जब वो पद प्रमोशन की तैयारी करना चाहते हैं तो उन्हें MMR से बहुत डर लगता है, तो MMR थोड़ा समझाएं कि MMR की फुल फॉर्म क्या होती है और MMR क्या है? MMR की फुल फॉर्म होती है मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट। इसमें हम बेसिकली वो शेड्यूल देखते हैं कि हमारा मंथली क्या काम होना है। जी जी, वेरी गुड। मतलब चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा और अपने साथियों को, आपका तरीका थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा सा उनके माइंड के हिसाब से समझाऊंगा। भाई MMR मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट। भाई मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट क्या है भाई, हमारे जैसे अभी फरवरी चल रहा है, जनवरी मंथ निकल गया, तो पूरे जनवरी में जो हमारा DG है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी DG है, टोटल डीजल कंजप्शन कितना हुआ, यूनिट कंज्यूम कितनी हुई, हमने क्या लॉसेस हुआ, ये सब पूरा डीजल का रिकॉर्ड आएगा। फिर हम बात करें NPCL की, तो पूरे मंथ का कंजप्शन। इस तरह से MMR के अंदर पूरे मंथ के अंदर हमने क्या क्या वर्क किए, यानी पूरे मंथ का रिकॉर्ड जाता है। और DMR डेली मैनेजमेंट रिपोर्ट। वेरी गुड। तो भाई समझ गए आप लोग, DMR में हम पर डे अपना रिकॉर्ड, जो ये क्या हमारी मैनेजमेंट रिपोर्ट है भाई, देखो हर किसी का एक लेवल होता है, हमने जैसे स्टेप बाय लेवल है, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, AFM, FM। तो ये DMR रिपोर्ट डेली बनती है, जिसमें हमारा भाई डेली कितना डीजल खर्च हुआ, कितनी बिजली खर्च हुई, यदि कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी है तो उसमें टोटल ऑक्युपाइड फ्लैट कितने, खाली फ्लैट कितने हैं, कितने फ्लैटों में टेनेंट रहते हैं, कितने फ्लैटों में ओनर रहते हैं, या हमारे जो टोटल आउटस्टैंडिंग क्या है भाई, हमारा कितना पैसा पेंडिंग है, या इस मंथ आज की डेट में कितनी हमारी रिकवरी हुई, या हमारे साइड पर सर्वेंट कितने आए, कार क्लीनर कितने आए, वॉशरमैन कितने आए, हमारी साइड पर जो टेक्निकल मैन पावर है वो अप्रूव्ड मैन पावर क्या है, कितने बंदे प्रेजेंट हुए, कितने बंदे वीक ऑफ पे हैं,
कितने बंदे लीव पर हैं, इस तरह से जो डेली जो डीएमआर रिपोर्ट में पूरा डाटा हमें देना होता है। ऑपरेटिंग मेंटेनेंस एमएमआर हो गया, मंथली कंजप्शन रिपोर्ट एंड मंथली डाटा वैलिडेशन, वेरी गुड। पीआर और पीओ, दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों को पीआर और पीओ के बारे में जब वो तैयारी करते हैं तो ये भी भाई बहुत बड़ी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके बारे में समझेंगे। तो शर्मा जी थोड़ा अपने साथियों को समझाएं कि पीआर क्या है। पीआर है प्रेजेंटेशन एंड पीओ है परचेज ऑर्डर। इसमें हमें जैसे कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो उससे रिलेटेड डाटा, उससे रिलेटेड कि हमें किस टाइप का चाहिए, वो सब चीज़ें हम इसमें मेंशन करके भेजते हैं। वेरी पीओ, जैसा कि शर्मा जी ने बताया भाई परचेज ऑर्डर। भाई देखो हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम अपनी जेब से पैसे निकालेंगे, कोई भी चीज परचेज कर लेंगे। हमारे बॉस को, हमारे सीनियरों को पता ही नहीं है क्या चीज हमने परचेज की। तो भाई पीओ क्या है, हम पहले एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं जिससे जो भी उस पर हमारे जो सीनियर है उन सभी के साइन होते हैं, जो हमारी अकाउंट टीम है उनके भी साइन होते हैं, वो चीजें सभी के नोटिस में रहती है भाई ये चीज हमारी आनी है। तो उसको हम पहले पीओ बनाएंगे परचेज ऑर्डर, उस पर सभी सीनियरों के साइन होंगे। तो फिर उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी सीनियर ये कह दे कि भाई तुमने ये चीज क्यों मंगाई। भाई उसमें कॉस्ट भी होती है, हम वेंडर से पहले कोटेशन मंगा लेते हैं तब हम पीओ बनाते हैं। तो हमें सारी चीजें हमारे जो सीनियर होते हैं सभी के नोटिस में होती है। NDC open PO and other invoice clear active note vision energy and wastage report of utility as well, energy and wastage report utility cost saving। तो शर्मा जी थोड़ा बताएं आपने इसमें एनर्जी एंड वेस्टेज रिपोर्ट एंड कॉस्ट सेविंग, भाई क्या हम क्या कॉस्ट एनर्जी की क्या सेविंग कर सकते हैं, किस तरह से हम साइड पे एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि हमारी, सबसे पहले तो मंथली कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी में इतना कंजप्शन हुआ है, फरवरी में इतना हुआ है, तो उसको कंपेयर करके हम ये चेक करते हैं कि कितनी ज़्यादा यूनिट बढ़ी है जी। फिर हम उसमें ये चेक करते हैं कि हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं कि जिससे हम अपनी एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, जो ज़्यादा कंज्यूम हो रही है उसको कैसे रोक सकते हैं। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम सोलर प्लांट यूज़ कर सकते हैं, टाइमर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो सब चीज़ें हम कंपेयर कर पाए। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों यही चीजें जो इसी तरह की नॉलेज हमें होनी चाहिए। शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया भाई, जैसे कॉमन एरिया की लाइट है, हमारे जो एमएसटी होते हैं किसी दिन तो 5 बजे लाइट ऑन कर दी, किसी दिन अंधेरा हो गया तब तक भी लाइट ऑन नहीं करी। तो जब 5 बजे लाइट ऑन कर दी और उजाला है तो एनर्जी वेस्ट होगी। तो जैसे शर्मा जी ने बताया भाई हम टाइमर लगा सकते हैं और टाइमर के हिसाब से जब हमारा अंधेरा होता है उस हिसाब से टाइम सेट करेंगे हम, तभी हमारी लाइट जलेगी। या हम जो हमारे कॉमन एरिया की लाइटें या बेसमेंट की लाइटें हमें यदि जरूरत ना हो तो उन्हें हम स्टेप बाय कुछ लाइटें बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सेविंग कर सकते हैं एनर्जी की। कोई हमारी मोटर है भाई, मैनुअल चल रही है, तो उससे 2 नुकसान है। ऑपरेटर ने मोटर को ऑन कर दिया, सम पंप है बाय द वे, ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद यदि सही टाइम पर या तो ऑपरेटर को वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, और ऑपरेटर वहीं खड़ा नहीं होता, थोड़ा भी इधर उधर गया, थोड़ी सी चूक हुई तो पानी खाली होने पर मोटर फूक जाएगी। तो हमें उनको ऑटोमेशन में रखना चाहिए हमेशा। ऑटोमेशन में रखने से एक तो हमारी मोटर नहीं फूकेगी, एनर्जी सेव रहेगी, और जैसे ही पानी खाली हुआ उसमें जो फ्लोट स्विच है वो काम करेगा, तुरंत बंद हो जाएगी। तो हमेशा हमें
जो भी हमारे बेसमेंट की सम पंप फिट्स हैं या जो भी सिस्टम है उन्हें रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलाएं और उन्हें ऑटोमेशन में रखेंगे तो एनर्जी सेविंग। शर्मा जी आपने लिखा एसपीओसी, ये एसपीओसी है क्या, थोड़ा बताएं अपने साथियों को। एसपीओसी की फुल फॉर्म होती है सिंगल पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बिल्डिंग की बात करूं तो वहाँ पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है जिससे हम जाके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर उसमें कोई भी इशू रहता है तो उस बिल्डिंग में। अच्छा, वेरी गुड। इनवॉइस वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेंडर, इनवॉइस वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेंडर, थोड़ा समझाएं अपने साथियों को। इसमें जब हम जैसे कोई भी वेंडर को हम कोई भी प्रोजेक्ट देते हैं तो उसमें हम सबसे पहले तो पीओ रिलीज होता है उसका कि क्या क्या वर्क ऑफ स्कोप है, फिर उसके हिसाब से जैसे वो काम करता है हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं, हमारी टीम इंस्पेक्ट करती है कि उस लेवल पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके बाद चेक करने के बाद हम उसको चेक करके उसकी मेजरमेंट करवा के, फॉर एग्जांपल अगर मैं मतलब कोई मेजरमेंट से रिलेटेड वर्क है तो उसके बाद वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाया जाता है। और जैसे हम मान ले भाई किसी वेंडर को हमने पेंट पुट्टी का वर्क दिया है और वो मेजरमेंट के हिसाब से उसका मतलब पर स्क्वायर फीट के हिसाब पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो भाई ऐसा थोड़ी है कि उसने जो काम कर दिया हम वही मान लेंगे, भाई हमें उसकी क्वालिटी भी देखनी है और ये भी मेजर करना है कि काम कितना एरिया हुआ है। हाँ। शर्मा जी आपने इसमें दिखा रखा जैसे बीओक्यू, तो थोड़ा बीओक्यू के बारे में बताएं। बीओक्यू की फुल फॉर्म होती है बिल ऑफ क्वांटिटी। तो बिल ऑफ क्वांटिटी में ये रहता है कि आपको स्कोप ऑफ वर्क बताया जाता है इसके अंदर। इसमें आप वेंडर को बुलाते हैं, वेंडर को दिखाते हैं कि ये काम है, फिर उसके हिसाब से बिल बनता है कि आपको टोटल कितने पार्ट्स करवाने हैं, कितना एरिया रहेगा, वो सब चीजें। वेरी गुड, वेरी गुड। पेटी कैश मैनेजमेंट, दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेटी कैश मैनेजमेंट। थोड़ा पेटी कैश मैनेजमेंट के बारे में अपने साथियों को बताएं। पेटी कैश मैनेजमेंट में ये रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इमरजेंसी होती है और कोई किसी हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है और वो हम किसी मतलब वेंडर हो गया या और कोई मतलब कोई भी बंदा होता है, आदमी होता है, उससे हम कैश में मंगवा सकते हैं ये सब चीजें। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों सादा तरीके से समझ लें, जैसे आप किसी साइड के इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर है तो भाई इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, कोई ऐसा इंसिडेंट आ सकता है कि जो हमें जिसे टाला ना जा सके, जिसे इंस्टेंट हमें चाहे लोकल मार्केट से ही परचेज करना पड़े और वो हमें परचेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे हम बात करें पेटी कैश, तो हमारे जो साइट के फैसिलिटी मैनेजर होते हैं, स्टेट मैनेजर होते हैं, उनके पास हर मंथ पेटी कैश आता है। उस पेटी कैश को वो कैश में खर्च कर सकते हैं। वो होता ही इसलिए कि भाई कोई इमरजेंसी केस हो तो उस दौरान आप ये ना कहो कि भाई ये सामान इस वजह से नहीं आया, पैसे नहीं थे, तो पेटी कैश से वो मंगा सकते हैं। यानी एक अमाउंट आता है मैनेजर साहब के पास या अकाउंटेंट के पास, एक अमाउंट होता है और कभी मान लो मैनेजर साहब है साइड पे, मैनेजर साहब को 10 दिन की छुट्टी जाना है, तो उस दौरान उनके पास मान लो 1 लाख रुपए पेटी कैश आया हुआ है, तो 1 लाख तो नहीं पर उन्हें 1 सप्ताह के लिए जाना, तो 10-20 हजार रुपए उसमें से अपने डाउन में जो भी एपीएम साहब हैं उनको देके जाएंगे कि भाई पीछे कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो आप ये परचेज कर लेना और उसका प्रॉपर बिल मंगा लेना। भाई एविडेंस के लिए बिल तो चाहिए जो भी सामान आप खरीदेंगे, तो यही पेटी कैश होता है। स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
तो स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या हमें देखना होता है? स्टोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जैसे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग है, कारपेंटरी है, जी इलेक्ट्रिकल है, HVAC है। जी तो उसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम कंज्यूमल में रखते हैं, जी जिनकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जांपल बैटन लाइट हो गई, जी इस तरह के। तो स्टोर इन्वेंट्री में हम एक मतलब अलग अलग पोर्शन में उस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं, और उसी तरह से ही हम उनका जो मटेरियल होता है उसको अरेंज करते हैं। वेरी और फिर लिस्ट बनाते हैं हम, जब हमारा PPM बनता है कि ये लिस्ट कंज्यूमेबल में है, कितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो सब चीज़ें हम इसी से ही एस्टिमेट लगाते हैं। वेरी भाई, सादा भाषा में आप समझ लें, जैसे स्टोर रजिस्टर। भाई हमारे पास जो डेली यूज होने वाली चीजें, जो बिना बताए कभी भी कोई ऐसी चीजें ब्रोकन हो सकती हैं, जैसे हम बात करें भाई, जो हमारे कॉमन एरिया में लाइट्स हैं, या हमारी एल्बो है, सॉकेट है, ब्रास एल्बो, टी, ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो कभी भी कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो हम अपने स्टॉक में रखते हैं। अब भाई हमने स्टॉक में चलो 2 लाख रुपए का मटेरियल मंगा लिया, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, मेसन का, पेंटर का, 2 लाख रुपए का मटेरियल मंगा लिया। अब 2 लाख का मटेरियल मंगा के हम फिर अगले महीने 2 लाख का मटेरियल मांगे, तो भाई हमसे कहीं ना कहीं रिपोर्ट तो मांगा ही जाएगा कि भाई पहले जो मटेरियल आया था वो कितनी क्वांटिटी में आया था, कितना खर्च हो गया, कितना स्टॉक में। तो ये हमारा स्टोर इन्वेंट्री रजिस्टर में कब हमने वो रिसीव किया, क्या क्वांटिटी थी। फिर हम जब किसी अपने साथी को इशू करेंगे, कोई भी मटेरियल हो तो इशू करेंगे, तो उसमें क्वांटिटी डालेंगे, उसके बंदे के साइन लेंगे। तो इस तरह से हमें क्या, जैसे मान लो 36 वाट की ट्यूबलाइट है, हमारे पास 100 पीस आएंगे, और जैसे जैसे हमारे साथी हमसे लेते हैं कि सर वहां लाइट लगानी है, जैसे जैसे लेते हैं उसी हिसाब से हम उसमें से लेस करते चले जाते हैं। तो हमें प्रॉपर पता रहेगा कि भाई हमें और क्या चीज चाहिए, हमारे स्टॉक में कितनी है। तो ये स्टोर इन्वेंट्री रजिस्टर भाई साइड पर आप ये मेंटेन नहीं करेंगे। भाई कई बार साइडों पे क्या होता है, स्टोर इंचार्ज होते हैं, हमको कुछ नहीं करना होता, हमें जो रिक्वायरमेंट होती है स्लिप भरो, स्टोर इंचार्ज साहब से जाके ले लो। और कई बार साइडों पे क्या होता है, जो हमारे इंजीनियर AFM होते हैं, उन्हीं को ये देखना होता है कि भाई कितना सामान आया, कितना खर्च हो गया, क्या हमारा बैलेंस में है। सुपरवाइजर लेवल तक भी देखना होता है। और आपने लिखा है जी, प्लानिंग रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एडिशनल मैन पावर इफ रिक्वायर्ड टू मीट आवर टारगेट। प्लानिंग रिक्वायरमेंट एंड deployment of required additional manpower if required to meet our target। थोड़ा बताएं अपने साथियों को भाई, हमें कोई टारगेट मिला हुआ है तो हम एक्स्ट्रा मैन पावर की डिमांड रख सकते हैं, और उसको अपने सीनियर को बता भी सकते हैं कि भाई हमने, मान लो हमारी ड्यूटी में ए शिफ्ट के MST थे, ए शिफ्ट के जो भी टीम थी उसमें से हमने कुछ टीम को B शिफ्ट के लिए रोक लिया, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए कि भाई हमने क्यों रोका। तो भाई हमने रोका है तो कोई ना कोई ऐसा मेजर वर्क है जिसके लिए रोका है। भाई कई बार ऐसा होता, हमारे जो सीनियर होते हैं वो ही कह देते, उन्होंने कोई काम दिया और वो काम हम ये बहाना दें कि सर वो ए शिफ्ट में 2 बंदे थे, उनकी ड्यूटी समाप्त हो गई, वो चले गए, और B शिफ्ट में भी 2 बंदे, एक बंदा कंप्लेंट कर रहा है, एक बंदा कॉमन एरिया देख रहा है। तो मैनेजर साहब सीधा ये कहेंगे भाई किसने मना किया, ए शिफ्ट को OT पर रोकते, OT यानी ओवर टाइम पर रोकते। तो कई बार हमें जरूरत के हिसाब से हम, भाई प्राइवेट सेक्टर का रूल्स है, हम जो भी कोई कंप्लेंट हो, जो भी सीनियर ने काम दिया हो उसको दबाए ना, हमें ऊपर थ्रो करना जो भी समस्या आ रही
इंजीनियरिंग मेंटेनेंस सेफ्टी मैनेजमेंट, क्रॉस चेक ऑल इंटीग्रेशन बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेशन लाइक सेंसर involved, क्रॉस चेक इलेक्ट्रिकल कंजप्शन रिपोर्ट ऑन डेली एंड मंथली बेसिस। क्रॉस चेक द इलेक्ट्रिकल कंजप्शन रिपोर्ट ऑन ए डेली एंड मंथली बेसिस। भाई थोड़ा बताएं ना क्रॉस चेक, तो और भी साथी देखेंगे क्रॉस चेक क्या होता है। भाई एक सीनियर देखो डीजी ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन है, डीजी ऑपरेटर का काम है जनरेटर जब जब चलेगा डीजी का रिकॉर्ड भरना। इलेक्ट्रीशियन का काम है पर डे अपनी जो भी शिफ्ट की कंप्लेंट है वो देखना, फिर जो हमारे मीटर है उनकी रीडिंग लेना। तो थोड़ा क्रॉस चेक के बारे में शर्मा जी के द्वारा प्रॉपर जानेंगे, थोड़ा बताएं अपने साथियों को क्रॉस चेक। इसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल हम मंथ की जो फर्स्ट ऑफ डेट है उसको हम मीटर रीडिंग लेते हैं जी, और फिर इसको कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया पिछले मंथ से, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी कितनी यूनिट बढ़ी है। फिर उसके हिसाब से हम चेक करते हैं कि कंजप्शन कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें चेक करके हमें रिपोर्ट बनानी होती है। वेरी दोस्तों शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया भाई क्रॉस चेक। अब हमें पता है कि किसी XYZ कुछ भी हो सकता है हमारा प्रोजेक्ट, कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, रेजिडेंशियल हो सकती है। मान लो किसी फ्लैट की बहुत ही ज्यादा यूनिट आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि हमने आंख मीच के उसके नाम पर यूनिट डाल दी, तो भाई बिल बन जाएगा। बिल बनने के बाद जो भी हमारा क्लाइंट होगा वो नाराज होगा। तो हमें हर चीज को सही से क्रॉस चेक करना, चाहे वो हमारी यूनिट हो या किसी भी तरह की कोई चेकलिस्ट हो, या मान लो हमारे प्लम्बर ने वाटर कंजप्शन दिखा रखा, पर डे का वाटर कंजप्शन 3 KL है और वो 7 KL दिखा दे, तो हम उसकी गलती को पकड़ के और उसे नहीं बताएंगे तो वो क्या गलती करता रहेगा, फिर मंथ में क्या पूरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तो सीनियर का काम होता है, देखो हम जो सिग्नेचर का ऑप्शन बनाते हैं, भाई एक टेक्नीशियन रीडिंग लेगा, टेक्नीशियन साइन करेगा, उसके ऊपर सुपरवाइजर साइन करेगा, इंजीनियर साइन करेगा, APM साइन करेगा, PM साइन करेगा। भाई हमने ये इतने स्टेप क्यों बनाए? इतने स्टेप इसलिए बनाए भाई ऑपरेटर से कोई गलती हुई, बाई मिस्टेक कुछ भी हो सकता है ऑपरेटर हमारा बहुत होशियार है और उससे कैसे भी कोई गलती हुई, तो भाई सुपरवाइजर उसे क्रॉस चेक करे। सुपरवाइजर से भी कोई भाई सबका देखो लेवल के हिसाब से सबकी कैचिंग पावर अलग होती है, जैसे लेवल होगा उसी हिसाब से कैचिंग पावर होती है। आपने देखा भाई जो हमारे DM साहब ये होते हैं सब, किसी ने रोड बना दिया, ये काम कर दिया, वो ठेकेदार को दम नहीं, अपना देखने का नजरिया अलग होता है, 1 मिनट में बता देते क्या कमी है। तो वैसे ही भाई लेवल के हिसाब से सबका तरीका अलग होता है। तो क्रॉस चेक ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ RO प्लांट एंड सबमर्सिबल वाटर पंप एंड सम पंप। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर पंप। थोड़ा शर्मा जी अपने साथियों को बताएं फायर पंप रूम में क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं, और उनका बहुत सारे साथियों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई फायर इंजन कब चलाते हैं, स्प्रिंकलर कब चलाते हैं, हाइड्रेंट कब चलाते हैं, तो थोड़ा बताएं अपने साथियों को। फायर पंप रूम में हमारे बेसिकली स्प्रिंकलर पंप होते हैं, मिनी जॉकी पंप होते हैं और मेन पंप होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी फ्लोर पे होज रील से हमने कुछ वाटर डिस्चार्ज किया, हमें कुछ ज़रूरत थी, तो जैसे वाटर लेवल कम हुआ तो ये हमारे जॉकी पंप चलते हैं, तो वो जो वाटर फुलफिलमेंट है उसको पूरा कर देते हैं। अगर हमारा जो वाटर लेवल है हमने बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ किया है वहाँ पे, तो फिर हमारा मेन पंप यूज़ करता है फिल करने के लिए उसे। और
स्प्रिंकलर पंप के लिए जो स्प्रिंकलर हमारे एडिशनल होते हैं कॉरिडोर्स में या स्पेसिफिक एरिया में, वो उनका फुलफिलमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और फायर इंजन? फायर इंजन अगर कोई भी हमारी इमरजेंसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फायर का ही केस हुआ है, तो हमारी सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन होता है, तो उसके बिहाफ में हमारा जो फायर इंजन होता है वो ऑपरेशन में आता है और हम उसे यूज़ करते हैं वाटर सप्लाई के लिए। दोस्तों भाई किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गई या उस दौरान आग लगी हुई है, लाइट चली जाए, तो भाई जो भी हमारे ये पंप है, जॉकी पंप, स्प्रिंकलर पंप, हाइड्रेंट पंप, ये तो सप्लाई से चलेंगे। उस केस में हम फायर इंजन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा बताया शर्मा जी। अच्छा शर्मा जी ये बताएं, जो फायर, कई बार हमारे साथियों से ये पूछा जाता है कि मेरी बिल्डिंग 12 मंजिल है, तो मैं कितना प्रेशर मेंटेन करूं लाइन में, तो इसका कुछ पता फार्मूला का? इसमें हम आइडियली एक एज्यूम करते हैं कि हमारा जो एक फ्लोर का डिस्टेंस रहता है वो ऑलमोस्ट 3 मीटर रहता है, तो हम 3 फ्लोर को ऑलमोस्ट 10 मीटर लेके चलते हैं। तो जैसे ही 3 मीटर का हम डिस्टेंस कवर अप करेंगे, हमारा 1 kg प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें उस हिसाब से अपना टेरेस पे वाटर सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ती है। वेरी गुड, प्रेशर मेंटेन। बहुत ही अच्छा बताया दोस्तों। ये हमारे बहुत सारे साथियों का, चाहे वो फायरमैन हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि भाई मेरी बिल्डिंग की हाइट ये है, मैं कितना प्रेशर मेंटेन करूं। तो दोस्तों एवरी 10 मीटर्स लेस देन 1 kg, हर 10 मीटर हाइट पर 1 kg प्रेशर डाउन होता है, जैसा शर्मा जी ने बताया। और हम 3 मीटर का एक फ्लोर मानते हैं, तो भाई 3 फ्लोर कितने होंगे? 10 मीटर में कवर होंगे, यानी हर 3 फ्लोर पर 1 kg प्रेशर हमारा खत्म हो जाता है। तो हम बिल्डिंग की, मान लो कोई बिल्डिंग हमारी 12 मंजिल है, तो 3 चौक 12, यानी कि 4 kg प्रेशर तो हमारा हाइट के हिसाब से लेस हो गया। अब हमें कितना प्रेशर रखना है, हमें हाइट पे कितना प्रेशर चाहिए? तो दोस्तों हमें जो टॉप फ्लोर है उस पर 2.5 से 3 kg प्रेशर मिल जाए वो पर्याप्त है। 2.5 से 3 kg प्रेशर। अब 2.5 से 3 kg प्रेशर मिलने के लिए हमें कितना मेंटेन करना है 12 मंजिल बिल्डिंग में? भाई 4 kg लेस हो गया, 2.5 से 3 kg हमें वहां चाहिए, तो 4 और 3 7। भाई हम 7 या 8 kg प्रेशर मेंटेन करेंगे तो हमें पर्याप्त मात्रा में टेरेस पर प्रेशर मिल जाएगा। बहुत अच्छा। शर्मा जी एंटी पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, बीसीबी, एसीबी, एमसीबी, ईएलसीबी, थोड़ा बताएं एसीबी और बीसीबी में क्या डिफरेंस है? एसीबी ये मेनली हमारे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड डिपार्टमेंट से हैं। तो एसीबी होती है हमारा एयर सर्किट ब्रेकर, और वीसीबी होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जो हम एसीबी होता है वो हम एलटी साइड में यूज करते हैं, और वीसीबी हम एचटी साइड में यूज करते हैं। शर्मा जी हमारे बहुत सारे साथियों को, वो किसी भी लेवल पे जाए, ये पूछा जाता है कि क्या एसीबी के प्लेस पर बीसीबी लगा सकते हैं या बीसीबी के प्लेस पर एसीबी लगा सकते हैं? नहीं, एसीबी की जगह पे हम वीसीबी यूज नहीं कर सकते। एक तो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, डिजाइन अलग होता है, और दूसरा जो हमारा एसीबी होता है वो एलटी ब्रेकर है, और जो वीसीबी है वो एसटी ब्रेकर है। भाई बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने साथियों के लिए शर्मा जी ने मैसेज दिया। अच्छा शर्मा जी थोड़ा साथियों को बताएं भाई एलटी और एचटी सप्लाई में क्या डिफरेंस है? एलटी में हमारा जो वोल्टेज होता है वो कम रहता है, एम्पेयर ज्यादा रहता है, और एसटी में हमारी वोल्टेज ज्यादा रहती है और एम्पेयर कम रहता है। वेरी गुड। दोस्तों हमारे कई साथियों का ये कमेंट आया था कि सर एलटी में ब्रेकर अधिक रेटिंग के क्यों लगाए जाते हैं और एचटी पर ब्रेकर कम रेटिंग के क्यों लगाए जाते हैं? तो सेम जो शर्मा जी ने आंसर दिया
इसका आंसर यही होता है। ऑपरेटिंग मेंटेनेंस 3 फेज स्टार्टर। शर्मा जी थोड़ा ये बताएं, ट्रांसफॉर्मर के लिए कितने अर्थिंग की आवश्यकता होती है? ट्रांसफॉर्मर में हम 2 न्यूट्रल अर्थिंग करते हैं और 2 बॉडी अर्थिंग करते हैं। अगर 2 इसलिए करते हैं, अगर बाय चांस एक अर्थिंग में कोई भी फेलियर होता है तो हम दूसरी अर्थिंग यूज कर सकते हैं। शर्मा जी हमारे बहुत सारे साथियों को, टेक्निकल के साथियों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई एक्सटी में सिर्फ 3 फेज सप्लाई आती है, आर वाई बी, जबकि कोई भी इंडस्ट्रियल बिना न्यूट्रल के नहीं चल सकता। तो हमारे बहुत सारे साथियों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ट्रांसफॉर्मर में न्यूट्रल कहां से निकलता है, तो थोड़ा समझाएं अपने साथियों को। ट्रांसफॉर्मर में हमारा न्यूट्रल सेकेंडरी साइड से निकलता है जी। जो हमारे फेस रहते हैं आर वाई बी, उनके सेंटर से हम न्यूट्रल निकालते हैं। और प्राइमरी साइड के कनेक्शन किस में होते हैं? प्राइमरी साइड के कनेक्शन हमारे डीओएल में होते हैं, डेल्टा में। और सेकेंडरी के स्टार में। दोस्तों शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया भाई, जो स्टार कनेक्शन होते हैं जहां पर हमारे तीनों का एक मिलान होता हो, तो स्टार में हमारे तीनों कॉइल मिलती हैं, और जहां पर तीनों कॉइल मिलती हैं वो ही हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। भाई न्यूट्रल क्या, शून्य। शर्मा जी थोड़ा सा अपने साथियों को ये बताएं, CAMC एंड AMC, CAMC और AMC के बारे में समझाएं थोड़ा सा। AMC होती है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जी। इसमें हम क्या रहते हैं कि मतलब जो भी हमारे वेंडर होते हैं पर्टिकुलर एज पर इक्विपमेंट लिस्ट, तो उसमें हम अपना जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसको एज पर आवर शेड्यूल हम आगे प्रोवाइड करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। और CAMC कॉमन एरिया सॉरी भाई, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज। भाई देखो CMC होता क्या, जैसे हमारे देख रहे हो आप बहुत सारे रेजिडेंशियल है भाई, पूरे दिल्ली NCR में रेजिडेंशियल भरा पड़ा। तो CMC क्या होता दोस्तों, CMC का मतलब है जैसे कोई फ्लैट है, जितनी बिजली उन्होंने कंज्यूम की वो तो भाई बिल देना ही देना। उसके अलावा ये CMC है क्या, CMC का मतलब है कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज। तो कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज है कौन सा चार्ज, ये हमें क्वार्टरली देना होता है, हर फ्लैट ईयर क्वार्टरली देते हैं। और इसमें क्या क्या चीज कवर होती है, जैसे भाई जो लिफ्ट चलती है, लिफ्ट बिजली से चलेगी, उसमें बिजली कंज्यूम होगी, और उसमें एक किसी पर्टिकुलर किसी एक आदमी के लिए लिफ्ट नहीं है, वो सभी के लिए, पूरे टावर के लिए। उस लिफ्ट की AMC भी हमें देनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट भी देना होगा भाई उसकी देख रेख के लिए। हर फ्लोर पर जैसे फ्लैटियर तो अपने फ्लैट में रहते हैं, उसके जो लॉबी होती है, लिफ्ट लॉबी होती है, बाहर का एरिया होता है, उसकी साफ सफाई भी होती है। हम सिक्योरिटी टीम भी रखते हैं अपने रेजिडेंटों की सुरक्षा के लिए, है ना। तो ये कॉमन एरिया की लाइट भी भाई प्रतिदिन जलानी पड़ेंगी रात में। WTP प्लांट है, जो पानी है भाई सबको देना ही पड़ेगा। तो इस तरह के ये जो सेवाएं होती हैं, साफ सफाई, इक्विपमेंट, इन सब की भी भाई एक लाइफ है। मान लो ट्रांसफॉर्मर है, उसकी भी एक लाइफ, एक समय ऐसा आएगा भाई हमें ट्रांसफॉर्मर भी चेंज होगा। तो इन सब के लिए हम क्या है, जो साफ सफाई करते हैं, जो हम सेवा देते हैं, उसके ऊपर हम CMC चार्ज लगाते हैं, जो कि हमारे क्लाइंट में जो ओनर होते हैं उनको क्वार्टरली देना होता है। और जैसे हम जो बात कर रहे थे इक्विपमेंट, तो इनके लिए हम अलग से एक फंड इकट्ठा करते हैं, जैसे RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन
जो टीम होती है, तो उस हिसाब से इक्विपमेंटों का भी लेके चलते हैं। भाई ट्रांसफॉर्मर एक दिन तो ऐसा आएगा वो भी जो उसकी लाइफ खत्म होगी, जनरेटर की भी लाइफ खत्म होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, एक अमाउंट और होता है सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले से प्रीवियसली सिंकिंग फंड एक अमाउंट रखते हैं, यानी इन केस कोई भाई करोड़ों रुपए में डीजी आता है, करोड़ों रुपए का ट्रांसफॉर्मर होता है, इन केस कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो फिर तो सब अंधेरे में रहेंगे। तो इसलिए हम एक सिंकिंग फंड अमाउंट और इकट्ठा रखते हैं, ताकि इन केस इमरजेंसी ऐसा कोई इशू हो तो हमें मोटे पैसा की व्यवस्था पहले से ही खाते में इकट्ठा हो। तो वो आरडब्ल्यूए का जो अकाउंट होता है उसमें मोटा पैसा इकट्ठा रहता है। भाई देखो, सिंकिंग फंड के बारे में और थोड़ा डीपली समझेंगे। मान लो कोई सोसाइटी है, भाई बिल्डर ने बना के सोसाइटी दे दी, सोसाइटी में सीपेज भी आती है, व्हाइट वॉश भी मांगेगी सोसाइटी, तो उस सब के लिए करोड़ों रुपए में अमाउंट चाहिए। अब हम किसी भी रेजिडेंट को बोलेंगे एक साथ के भाई आपके ऊपर 50,000 रुपए पड़ रहे, आप दे दो, तो भाई एक साथ नहीं देंगे। तो हम पहले से प्लानिंग रखते हैं, वो एक अमाउंट निर्धारित रखते हैं कि भाई इतना सिंकिंग फंड के नाम पे इतने समय में देना, तो देते ही देते हैं। तो उससे क्या थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बिग अमाउंट इकट्ठा रहता है, तो हमें कोई भी इमरजेंसी हो जाएगी तो हम तुरंत प्रभाव से वो अपना परचेज कर लेंगे। इसमें भी भाई हमारी 10 मेंबरों की टीम होती है, प्रेसिडेंट साहब होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ट्रेजरर होते हैं। ट्रेजरर यानी खजांची, जिनके ऊपर पूरा, जिनके हाथ में पूरा ये रहता भाई क्या आ रहा है क्या जा रहा है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऐसे मान ले आप, जैसे भाई प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी ऐसे होते हैं, और 7 मेंबरों की टीम होती है। अब हम इसकी बात करें भाई चुनाव की, तो इसमें वही चुनाव, जो चुनाव जब होता है, एक साल पे चुनाव होता है, तो चुनाव में वही खड़े हो सकते हैं जिन्होंने अपना, उन्हीं के नाम पे प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पे हो, है ना, वही चुनाव में खड़े होंगे। प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे तो वाइफ खड़ी होंगी, हस्बैंड के नाम पे तो वो खड़े होंगे। उसके अलावा जिन पर किसी तरह का ड्यूज होता है वो खड़े नहीं हो सकते। इस तरह का चुनाव होता है। तो भाई जैसे ही सोसाइटी 60% भर जाती है तो बिल्डर रोल खत्म हो जाता है और वो आरडब्ल्यू के अंदर में आ जाती है। आरडब्ल्यू बाकायदा रजिस्टर्ड होती है, पूरी पावर होती है उनकी। अच्छा शर्मा जी, थोड़ा ये बताएं दोस्तों, जो भी हमारी सीनियर डेजिग्नेशन होती है, इंजीनियर, एपीएम, पीएम, एफएम, उन पर हमें देखो टेक्निकल के लिए तो हमारे पास बहुत सारी टीम होती है भाई, सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं, और भी नीचे टेक्नीशियन टीम है, सभी लोग हैं काम करने के लिए। मेन जितना हमारा पद बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद हमें क्या होता है, प्रैक्टिकल उतना कार्य नहीं करना होता, हमारे ऑफिशियल वर्क ज्यादा होता है। भाई ऑफिशियल वर्क जैसे एपीएम की बात करें तो एपीएम साहब का रोल होता है, 4 इंजीनियरों के ऊपर होते हैं एपीएम साहब। तो भाई जो भी साइड पर काम चल रहा है उसको प्रॉपर अपने नोटिस में रखना, क्या काम हो रहा है। उसके अलावा कोई एक इंजीनियर छुट्टी करता है तो किससे रिक्वेस्ट करेगा, अपने एपीएम साहब को बोलेगा सर मुझे ये इमरजेंसी है, ये छुट्टी चाहिए। तो कैसे टीम को, इंजीनियर टीम को मैनेज करना, एपीएम साहब देखेंगे। एपीएम साहब के ऊपर पीएम साहब होते हैं। तो इस तरह से पूरा सर्किल होता है। तो अब हम बात करते हैं जैसे सबसे बड़े जो चैलेंजेज होते हैं, तो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं, जैसे हम पुनीत जी बात करें कि फायर स्टेयरकेज इमरजेंसी स्टेयरकेज है, वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई सामान अनवांटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए। अब हमारे जो रेजिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर से जो फालतू चीजें होती हैं वो निकाली और फायर स्टेयरकेज में रख दी। तो आप साइड पे पीएम है,
प्रॉपर्टी मैनेजर हैं, तो आपका क्या एक्शन होगा, हम कैसे किस तरह से ये हैंडल करें इसको, केस को? इसमें हम बेसिकली उनको गाइडलाइंस से गो थ्रू करवा सकते हैं कि अगर बाय चांस कोई इमरजेंसी होती है तो हमारी ऐसे प्लानिंग रहती है, और ये जो आपका अनवांटेड मटेरियल है, ये सब चीज़ें हैं, वो हमारा एक प्रॉपर ऑपरेशन को प्रॉपरली गो थ्रू नहीं होने देगा। और इसके बावजूद भी मान लो वो रेजिडेंट नहीं मानते, तो कैसे हम मतलब उस पे चलते हैं कि भाई एक तो पर्सनल बिहेव पे आपने जाके मिले, सर को बोला सर ये आप सामान नहीं रख सकते, ये इमरजेंसी स्टेट के, उसके बाद भी रेजिडेंट नहीं मानते और हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा, तो कैसे मैनेज करें? फिर हम उनकी RWA में या तो कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, फिर तो यही सॉल्यूशन है। हाँ। तो देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम मानते हैं भाई वो रेजिडेंट है, उनके रोल पर हम काम कर रहे हैं, उनके पैसे से ही हमारी सैलरी आ रही है, पर फिर भी गेट खोल दो, गेट खोल दो, फिर भी एक बार रोक दो वीडियो, थोड़ा रोक दी, फिर भी हम क्या करें कि तो दोस्तों हमें करना क्या होता है, देखो ऐसा कोई वर्डिंग नहीं बोलनी कि वो बुरा माने। कई बार हम पे इस तरह का भी प्रेशर आ जाता है कि रेजिडेंट जो मान नहीं रहा और हमें कि भाई नोटिस निकालो उनके नाम से, तो हमें नोटिस भी निकालना पड़ता है। तो कई बार रेजिडेंट ऐसा होते हैं, बुरा मान जाते हैं, पार्टी बंदी टाइप की बन जाती है, भाई इनमें भी एक ग्रुप रहते हैं कि ये पुरानी RWA है कि ये नई RWA है। तो दोस्तों हमें क्या है, देखो हमें जॉब करना है, तो हमें इधर का उधर भी नहीं करना, हमें प्रॉपर तरीके से सबके साथ एक अच्छा व्यवहार रखना है। और यदि हमें ऐसा कोई केस भी आ जाए कि भाई रेजिडेंट हम मना कर रहे हैं सर ये सामान हटा लो, वो नहीं मान रहे, तो हमें रिटर्न में नोटिस भी देना पड़ता है, भाई वो मजबूरी है। तो हम अपना प्रमाण कर सकते हैं सर देखो मेरे ऊपर भी ऊपर से प्रेशर है। तो हम क्या है, सबसे मैंने कस्टमर डीलिंग, हाँ, कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि कोई रेजिडेंट आपको उल्टा सीधा भी बोल सकता है, ऐसा भी केस आते हैं कि रेजिडेंट मान लो किसी रेजिडेंट के फादर या छोटे बच्चे लिफ्ट के अंदर फंस गए और आपने खूब अच्छा एक्शन लिया, आपको जैसे ही सूचना मिली आप तुरंत आपकी टीम गई उनको निकाला, उसके बाद भी कई बार रेजिडेंट हाइपर हो जाते हैं। तो सबसे मेन ये है भाई कस्टमर डीलिंग और थोड़ी क्षमता अच्छी होनी चाहिए, हम सामने जो अपने क्लाइंट को अच्छे से समझा सके। तो दोस्तों आज हमने APM, PM, FM लेवल पर किस तरह के हमें कार्य करने होते हैं, किस तरह हमें वेंडरों को मैनेज करना होता है, क्या क्या हमें मेंटेन करना होता है, MMR, DMR, PO, PR, BOQ और AMC, CMC सभी के बारे में पुनीत जी ने बहुत ही अच्छे से अपने साथियों के लिए एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। और उम्मीद करूंगा कि हमारे साथी जो भी पद प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं पुनीत जी की ये वीडियो अवश्य देखें। इस वीडियो में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको साइड पर करनी पड़े और आपको ना बताई गई हो। भाई जब हम सीनियर लेवल पर जाते हैं हमें ऐसा नहीं है कि टेक्निकली भग भग के काम करना, काम करने के लिए तो और बहुत सारी टीम है। मेन जो हमने पुनीत जी के द्वारा आज जाना है ऑफिशियल वर्क के बारे में बहुत ही अच्छे से पुनीत जी ने डिफाइन किया है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने और भी टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिए और भी अनेकों ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड के साथ में मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।